हमारा एक इंटरनल टारगेट है कि हम अगले 4-5 सालों में हम अपना टोटल बिजनेस 5 लाख करोड़ का, प्रॉफिट 5,000 करोड़ का वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। 5 साल का टारगेट है, पर मैं आपको बता सकता हूँ उससे पहले हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जब सारे एटीएम्स खाली हो गए थे ना, उस टाइम पे रजौरी पुंछ में भी एटीएम में पैसा हमने डाला है। बिल्कुल। हाँ, किसी बैंक ने नहीं डाला, क्योंकि रियल एस्टेट में हमारा एनपीए हाई है। लेकिन ये रियल एस्टेट में एनपीए जो हाई है, ये 2014-15 के एनपीए है। हर साल 215% डिविडेंड दे रहे हैं सारे शेयर होल्डर्स को, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट से ले नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। गवर्नमेंट से दे रहे हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हम 17.5-18% के आसपास रहें, ताकि हमें 2-3 साल तक कैपिटल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं हो, चाहे कितना भी ग्रोथ करें। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, मैं मानता हूं कि इसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस होम टेरिटरी को हर तरह से डेवलपमेंट में हेल्प करे। नमस्कार साथियों, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा अपने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स जो थे वो डिक्लेयर किए गए, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, लोगों को उम्मीद थी, रिजल्ट्स पहले की तरह ही बेहतर नतीजे लेकर आए। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने बैंक का, जम्मू कश्मीर के अपने बैंक का इंतज़ार रहता है कि इसके रिज़ल्ट्स का, लोग एक इंथुजियाज़म रहता है इन रिज़ल्ट्स को लेकर। और जैसा कि आपने पहले बताया कि रिज़ल्ट्स जो थे वो पहले की तरह ही बेहतर नतीजे लेकर आए। अब इन रिज़ल्ट्स को लेकर बात करेंगे, कौन से की ड्राइवर्स थे जिनसे ये कि बैंक जो है लगातार अपना प्रॉफिट रजिस्टर कर रहा है, बैंक की और क्या क्या इश्यूज़ हैं, बैंक की आगे क्या पॉलिसीज़ रहेंगी, आगे का इसका आउटलुक कैसा रहेगा, और बैंक के कुछ अगर कोई कंस्ट्रेंट्स हैं, बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो कैसी है, या और क्या इसकी पॉलिसी रहेंगी, डिजिटल बैंकिंग को लेकर क्या आगे इनिशिएटिव रहेंगे, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ चटर्जी। तो साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे बैंक के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि बैंक की जो फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स आए, जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, इनको आप कैसे समराइज़ करेंगे, और कौन से की ड्राइवर्स थे जिनकी वजह से जो बैंक जो है वो अपना प्रॉफिट रजिस्टर कर पाया। इस पर अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं तो दो चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम दो तरीके से उसको एनालाइज करते हैं, एक ईयर ऑन ईयर और एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, और पिछले साल इस समय से 9 मंथ्स इस साल का क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। तो अगर YOY देखते हैं तो 10% का इम्प्रूवमेंट हुआ है प्रॉफिट में, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 19% का इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इम्प्रेसिव, वेरी। हाँ, उसका बैकड्रॉप अगर आप समझते हैं कि इस एक साल के पीरियड में रेपो रेट 125 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है। आरबीआई ने 125 बिप्स का रेपो रेट कट किया है। रेपो रेट कट करने का मतलब क्या है, हमारे मार्जिन्स पे, हमारे इंटरेस्ट रेट्स पे प्रेशर क्रिएट होना। उसके बावजूद ये रिजल्ट्स आए हैं। तो ये लाजमी है कि ये पता करना चाहेंगे लोग कि की फैक्टर्स क्या हैं, जो आपने पूछा। तो की फैक्टर्स अगर मैं बताऊं तो मुझे खुशी है ये कहते हुए कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उन सारे फैक्टर्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो टॉप लाइन है, जो बिजनेस फिगर्स है, बिजनेस फिगर्स में बढ़ोतरी हुई है। 10% डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है, करीब 17.5% का एडवांसेस का ग्रोथ हुआ है लोन का। और लोन ग्रोथ होने की वजह से जो एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं उसका लेवल बढ़ गया, तो इंटरेस्ट इनकम बढ़ गया उससे। डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट रेट्स का असर हुआ रेपो के वजह से, वो पास ऑन होने में एक क्वार्टर एक्स्ट्रा लगा, इसीलिए सेकेंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हुआ। तो नेट इंटरेस्ट इनकम, मतलब जो हमने इंटरेस्ट अर्न किया और जो पे किया, उनका डिफरेंस थोड़ा इम्प्रूव किया। इस वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है। इसके अलावा एक तो वो मेरा कोर इनकम होता है, दूसरा है अदर इनकम।
अब अदर इनकम में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 80% का इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब ये 2-3 फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर आपको पीछे का पता होगा, एक इलाकाई देहाती बैंक हमारे ग्रामीण बैंक के साथ अमलगमेट हुआ था, तो उसकी वजह से हमने काफ़ी प्रोविज़न करना पड़ा था, क्योंकि उस बैंक की हालत अच्छी नहीं थी, बहुत ख़राब स्थिति में हमें मिला। और एज़ पर पॉलिसी जो हमने उसमें इन्वेस्टमेंट दिखाया, उसमें हमें काफ़ी प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी। तो वो पिछले क्वार्टर में करीब 90 करोड़ का प्रोविजनिंग एक्स्ट्रा करना पड़ा था सेकेंड क्वार्टर में, वो इस क्वार्टर में नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने कंप्लीट प्रोविजनिंग सेकेंड क्वार्टर तक कर लिया, हो चुका था। हाँ, तो वो इम्प्रूवमेंट हुआ इस क्वार्टर में। और इस बैंक का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है पिछले, अगर आप 2-3 साल देख लें, तो वो हमारा एनपीए रिकवरी, पुराने एनपीएस का रिकवरी। तो पुराने एनपीएस में इतनी अच्छी रिकवरी हुई है इस बार, जो रिटर्न ऑफ अकाउंट्स में ऑलमोस्ट 40 से 50 करोड़ रुपया एडिशनल आया, जो कि स्ट्रेट प्रॉफिट में जाता है, क्योंकि वो तो रिटर्न ऑफ अकाउंट्स है। इसमें मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि बैंक की इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसमें, एनपीए का, ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस का? YoY 4.02% से घट के आज 3% पे आया है। 100 बेसिस पॉइंट्स, 102 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट हुआ है एनपीए में। अभी तक इस बैंक का जो प्रॉब्लम रहा है ना, सभी लोगों को जो दिखता था वो एनपीए ही था। 2-3 साल पहले 10% एनपीए हुआ करता था, वो आज घट के नेशनल एवरेज पे आ गया। सभी बैंक्स का अगर आप देखेंगे तो 2 से 3% के बीच में है, हमारा अभी 3% है, और इस साल हम मतलब एंड ऑफ द ईयर तक हम 2 से 3 के बीच में आ जाएंगे। तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और ये इम्प्रूवमेंट कॉस्मेटिक नहीं है, एक्चुअल रिकवरी है। अगर आप साल दर साल देखते हैं दिसंबर से लेके दिसंबर तक का, तो 500 करोड़ का एब्सोल्यूट रिडक्शन हुआ है एनपीएस। हाँ, उसमें कोई कॉस्मेटिक कुछ नहीं है, कुछ सजाया हुआ नहीं है, बिल्कुल एक्चुअल रिकवरी से वो एनपीए गिरा है। तो ये फंडामेंटल चीज़ है। और इसके साथ साथ जो हमारा जो फ्रेश स्लिपेजेस होते हैं ना, वो भी कंटेंट है, जिसकी वजह से आप अगर हर बैंक का बैलेंस शीट देखेंगे तो हर क्वार्टर में उनका कुछ एडिशनल प्रोविजनिंग रहता है फ्रेश एनपीएस का, और हमारा प्रोविजनिंग नेगेटिव है। इस क्वार्टर में 70 करोड़ रुपया नेगेटिव प्रोविजनिंग है। क्यों? क्योंकि एक हाई टिकट साइज हाई वैल्यू एनपीए रिकवरी हुआ, उसमें करीब करीब 100 करोड़ रुपया हमारा प्रोविजन रिवर्स हुआ। तो वो भी एक फैक्टर है जो हमारे प्रॉफिट में फ़ायदा हुआ। और हमारा ट्रेजरी से भी अच्छा इनकम आया है इस क्वार्टर में, करीब 14 करोड़ का एक्स्ट्रा इनकम आया है। और सबसे एक और खुशी की बात है, अमाउंट कम है लेकिन हमारा जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है ना, वो भी अब अच्छा प्रॉफिट देने लगा है। इस क्वार्टर में 4 करोड़ रुपए प्रॉफिट हमारा डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड के बिजनेस से आया है। तो अगर आप देखेंगे तो हर पहलू जो जो फैक्टर्स एक प्रॉफिट के लिए मैटर करता है, सभी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम एनपीएस की बात कर रहे थे, उसमें कौन से सेक्टर्स हैं और कौन से कैटेगरीज जो हैं वो जो कि सबसे ज़्यादा इसको हमारे जो इसको एसेट्स को जो है कर रही हैं, इफेक्ट कर रही हैं? देखिए, हमारा एनपीए तो घट ही रहा है। अगर आप देखेंगे हमारा सेक्टर वाइज जो क्लासिफिकेशन है एनपीएस का, उसमें आपको दिखेगा कि रियल एस्टेट में हमारा एनपीए हाई है। लेकिन ये रियल एस्टेट में एनपीए जो हाई है, ये 2014-15 के एनपीएस हैं, अभी के नहीं है। हाँ, तो परसेंटेज टर्म्स में वो ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि उस टाइम पे एनपीए हुआ तो बैंक ने उस सेक्टर में अपना एक्सपोजर बढ़ाया नहीं। अब क्या है, वो सब सारा जितने भी पुराने एनपीएस है ना, सब रेजोल्यूशन में है, कोई एनसीएलटी में है, कोई आउटसाइड एनसीएलटी रेजोल्यूशन में है, जहाँ से रिकवरीज आ रही हैं हमारी। तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सेक्टर वाइज कम हो जाएगा। पुराने एनपीएस हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि नया एनपीए, अगर मैं पिछले 5 क्वार्टर से जो मैं देख रहा हूँ इस बैंक को, मैंने हालांकि दिसंबर एंड में ज्वाइन किया था 2024 में, पर उस क्वार्टर का भी बैलेंस शीट प्रेजेंट किया था मैंने, और
ये पांचवा बैलेंस शीट है। जी। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि एक भी बड़े लेवल का एनपीए स्लिपेज हुआ नहीं है इस पूरे पीरियड में, और उसके पहले भी नहीं। आपने जी जी हाँ, तो जो अभी थोड़ा सा एनपीएज है ना, जो बीच बीच में थोड़ा स्लिप करता है, वो छोटे छोटे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लोन्स हैं जो यूजुअली वो फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी एनपीए हुआ, कभी अपग्रेड हो गया, वो होता रहता है। सीरियस लेवल का कोई एनपीए ऐड नहीं हुआ है इसमें। आपने रिकवरीज की बात की कि हमारा 2 से 3 के बीच में बहुत जल्दी जो है हम पहुँच जाए, तो इसमें रिकवरी मैकेनिज्म को लेकर इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सा जो है वो बेटर रिजल्ट्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं? एक तो रीस्ट्रक्चरिंग का रहा, जहाँ लीगल कोर्स भी कई बार लेना पड़ता है बैंक को, और जहाँ कई बार जो है वो उसको वन टाइम सेटलमेंट वगैरह, इन सब में से कौन सा? देखिए, अगर आप इस बैंक का भी पास्ट हिस्ट्री देखेंगे तो मोर और लेस जितने भी एवेन्यूज़ हैं ना रिकवरी के, हर एक पे काम कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि हम स्लिपेजेस को रोक रहे हैं, तो हर एक लोन का मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग है, उसको स्लिप नहीं होने देना है। ठीक है। एक सिंगल डिफ़ॉल्ट पे उस पर एक्शन शुरू हो जाता है ताकि वो एनपीए तक पहुंच ही नहीं पाए, वो फर्स्ट। और वो जिस बैंक ने किया वही एनपीए में सक्सेसफुल होता है। और जो ऑलरेडी एनपीएज हैं उस पर जो भी एवेन्यूज़ है, चाहे वो एनसीएलटी का रूट हो, चाहे वो सरफेसी का रूट हो, चाहे वो आप जैसे कह रहे थे कि वन टाइम सेटलमेंट का रूट हो, लीगल रिकोर्स हो, केस करके उसमें से रिकवरी करना हो, ये सारे एवेन्यूज़ हम एम्प्लॉय कर रहे हैं। आपने रीस्ट्रक्चरिंग की बात की, तो रीस्ट्रक्चरिंग का एक स्पेसिफिक केस अभी आया है। वो 22 अप्रैल के बाद जो बिजनेस इम्पैक्ट हुआ था कश्मीर के अंदर, तो उस पर हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्पेशल डिस्पेंसेशन लिया। स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन और यूटीएलवीसी के रिकमेंडेशन के बाद एक स्पेशल रिहेबिलिटेशन पैकेज कश्मीर के लिए दिया गया, जिसपे जो भी अफेक्टेड बिजनेसेस थे उनको हमने रिहेबिलिटेट किया। तो ये अमाउंट भी काफ़ी बड़ा है, करीब हमने 10,600 अकाउंट्स उसमें हमने रिस्ट्रक्चर किए हैं, जिसकी वजह से एडिशनल प्रोविजनिंग भी करना पड़ा है हमें इस क्वार्टर में, करीब 68 करोड़। वो स्टैंडर्ड रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स में 5% एडिशनल प्रोविजनिंग करना पड़ता है एज़ पर आरबीआई की पॉलिसी, तो वो हमने किया है। तो इसको अगर लेंगे तो करीब 1400 करोड़ रुपया रिस्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो में ऐड हुआ है। पीछे का रिस्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो उतना बड़ा नहीं था, अभी ये हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारे स्टैंडर्ड अकाउंट्स हैं और इन बिजनेसेस को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया अपने बिजनेस को रिकवर करने के लिए। और हाल ही में जम्मू रीजन में भी, और शायद कुछ रीजन में फ्लड्स की वजह से, तो उसके लिए भी क्या कोई ऐसा कोई उसके लिए भी हमने अभी मतलब एक तो असेसमेंट हमने कर लिया है कि उससे इम्पैक्टेड बिजनेसेस अगर हैं। देखिए, ये दो तरीका है, एक तो जो स्पेशल डिस्पेंसेशन लेके स्पेशल पैकेज लेके करते हैं, दूसरा बैंक अपने आप भी करती है। हम भी जब हमें फील होता है कि किसी अकाउंट को रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है तो हम उसे रिस्ट्रक्चर कर देते हैं। डिफरेंस ये है कि वो पैकेज के अंदर करते हैं तो उन अकाउंट्स को डाउनग्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती, वो एनपीए नहीं बनते हैं, वो स्टैंडर्ड ही रहते हैं। और हम अपने से रिस्ट्रक्चर करते हैं तो उनको पहले हमको डाउनग्रेड करना पड़ता है एनपीए में, 1 साल के बाद फिर वो अपग्रेड होता है। तो वैसा इश्यूज़ नहीं है। और गवर्नमेंट के तरफ से मेरे ख्याल से वो असेसमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो असेसमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो इसका भी पैकेज आ ही जाएगा सेम। हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट डाल रखा है। एक आपने बात की कि गवर्नमेंट की स्कीम्स जो रहती हैं उसके लिए बैंक की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, खासकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, और इसके अलावा जो और दूसरे जो की सेक्टर्स हैं, की प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर को लेकर, एमएसएमई को, तो इनका एक कंसर्न रहता है। तो बैंक का एक्सपोजर जो है इनके लिए कितना है? देखिए, इस बैंक का तो स्ट्रेंथ ही वही है। हमारा स्ट्रेंथ अभी पीछे 15 दिन या 20 दिन पहले हमारे बैंक को बेस्ट एमएसएमई बैंक इन दी कंट्री का अवार्ड मिला है। वो एक इवेंट था दिल्ली में जहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये अवार्ड दिया। तो
एमएसएमई पे तो हमारे बैंक का फोकस हमेशा ही रहा है। जहाँ तक एग्रीकल्चर का सवाल है, इस साल हमने एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था, 1 अप्रैल को ही किया था, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो एग्री, एमएसएमई ये दोनों हमारे कोर सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये बैंक हमेशा से अच्छा। और आप अगर देखेंगे तो इस जो हमारी होम टेरिटरी है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख, इसमें ऑप्शन और स्कोप भी इन्हीं दोनों में है। आप मेजर एक्टिविटी क्या है यहाँ पे, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर पे ही है। उसके अलावा स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेसेस है, टूरिज्म है। इन तीनों में अगर आप ध्यान रखेंगे तो एमएसएमई और एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट होना ही है। तो वो हमारा फोकस में हमेशा रहता है। जहाँ तक गवर्नमेंट्स की स्कीम्स की बात है, तो अभी आप देख रहे होंगे एक नया स्कीम जो है बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, वो युवा है, मिशन युवा। वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की स्कीम है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत करके सर्वे करा करके उस स्कीम को सारे स्टेक होल्डर्स, मतलब गवर्नमेंट, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, आईआईएम, आईआईटी, बैंक्स, सभी ने मिल के ये प्रोडक्ट को बनाया है और उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है अभी। तो इसमें एम यही है कि करीब करीब 1,35,000 नए इंटरप्राइजेस लगेंगे उस स्कीम के तहत, जिसमें ऑलमोस्ट 4.5 लाख फ्रेश एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो अब इसमें सोल बैंकर जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, हम ही इस पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसमें ऑलरेडी हमारा 15,000 से ज़्यादा सैंक्शंस हो चुके हैं। कब से? ये 5 महीने हुए हैं, जुलाई से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। जुलाई से लेके अभी तक में हम ऑलरेडी 15,000 सैंक्शंस दे चुके हैं। मेरे ख्याल से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैंने किसी भी एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में किसी भी स्टेट में इतने कम पीरियड में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं देखा। टोटल टारगेट कितना है इसका? टारगेट मैंने कहा टोटल 5 साल में 1,35,000 यूनिट्स। हमारा इस साल का टारगेट अराउंड 30,000 है, जो कि हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर 30,000 हो जाएगा। किसी भी बैंक की अगर कोई फाइनेंशियल हेल्थ देखनी है तो हम एक बड़ा सिंपल सा उसका फार्मूला रहता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो शायद जम्मू कश्मीर बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि ये दिस इज सफिशिएंट कि आने वाले दिनों में इसकी फर्दर एक्सपेंशन के लिए? और क्या अभी तो हमारी कैपिटल एडिक्वेसी दिसंबर क्वार्टर के एंड में 15% है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफ़ी ऊपर है। वो शायद 8 की नहीं, हमारे इसमें 11% है। 11%। हम अभी 15 पे हैं, और अगर हम प्रॉफिट को ऐड नहीं किया है, प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो 145 बेसिस पॉइंट्स और इसमें ऐड कर लीजिए आप, तो 16.45 सफिशिएंटली कैपिटलाइज्ड है। ये बहुत मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि इस बैंक का कैपिटल इस पोजीशन में पहले नहीं रहा है कभी। इतना अच्छा पोजीशन है विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। हमने इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं मांगा है किसी से, इसके बदले में बल्कि हम हर साल 215% डिविडेंड दे रहे हैं सारे शेयर होल्डर्स को, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट से ले नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो कैपिटल के हिसाब से बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है अभी बैंक। इसके बाद भी हमने बोर्ड से एक अप्रूवल लिया हुआ है मार्केट से फंड रेज करने का, करीब 1250 करोड़ का वो अप्रूवल है। हम उस पर अभी काम कर रहे हैं, और जब सबसे अच्छा समय आएगा उस टाइम पे हम वो रेज कर लेंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि हम 17.5-18% के आसपास रहें, ताकि हमें 2-3 साल तक कैपिटल के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं हो, चाहे कितना भी ग्रोथ करें हम। कैपिटल किस लिए चाहिए होता है? ग्रोथ के लिए, तो हाँ, एक्सपेंशन के लिए। तो उस पर कोई टेंशन नहीं रहे, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसा कोई किया जा रहा है कि गवर्नमेंट से भी और लेने जरूरत नहीं है मार्केट से? गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट से क्यों मांगेंगे? क्योंकि हमारा खुद का पोजीशन इतना स्ट्रांग है, सेफ है। तो गवर्नमेंट को दूसरी जगह इन्वेस्ट करने के लिए, गवर्नमेंट अगर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करना चाहती है रिटर्न के लिए, तो वेलकम।
अदरवाइज ज़रूरत नहीं मार्केट से, क्योंकि हाँ, और आज के डेट में हमारा रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है बैंक का। इस पूरे ज्योग्राफी में हमसे अच्छा रेटेड कोई कंपनी नहीं है। हमने बात की कि अभी रिसेंटली जैसे कश्मीर में प्रॉब्लम हुई, हमें रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी, जम्मू में भी कुछ वजह से, फ्लड्स की वजह से। तो क्या कोई ऐसा कोई प्रपोजल है कि कोई लैंडिंग स्ट्रेटजी को थोड़ा उसमें कोई चेंज करने का? हमने ये जो रिहेबिलिटेशन पैकेज है ना, उसमें एक्स्ट्रा फंडिंग भी दिया हमने, एडिशनल फंडिंग का भी प्रोविजन है उसमें, और हमने दिया भी है। मतलब हाफ हार्टेड काम नहीं किया हमने। जिनको लगा है कि उनको कुछ एडिशनल फंडिंग देने से उनकी स्थिति सुधर सकती है, हमने दिया है उनको। हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, अब काफ़ी सुधार देखे गए हैं मैनेजमेंट में जब जम्मू कश्मीर बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आपको लगता है कि आने ये इनफ है या कुछ और करने की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा करने के लिए? देखिए, इसको एक डिफरेंट तरीके से मैं आपको आंसर करना चाहूँगा। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के अंडर में ना 40 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जो PSU, स्टेट PSUs हैं। उनमें से सही मायने में प्रॉफिट मेकिंग इकलौता जम्मू एंड कश्मीर बैंक है। करीब 35-36 तो लॉस मेकिंग है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि गुड गवर्नेंस जो है ना, वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में पूरी तरह से एप्लीकेबल है। बोर्ड रन बैंक है, बोर्ड का कॉम्पोजिशन परफेक्ट है, जो एज पर सेबी एंड एज पर कंपनीज एक्ट होना चाहिए। जो फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए मीटिंग्स की सारी होती हैं, जितने कमिटीज़ होने चाहिए बोर्ड लेवल के सारे हैं, और सभी रेगुलर बेसिस पर मीटिंग्स होती हैं, और गाइडेंस और सपोर्ट बोर्ड का कंटिन्यूअस है इस बैंक पर, ओवरसाइट एंड गाइडेंस दोनों। तो मैं तो सिंपल वे में एक बात कहूँगा कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से चलाना है, उसका बोर्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक का काफ़ी स्ट्रांग बोर्ड है। और इसके वजह से गवर्नेंस अच्छा है। गवर्नेंस, देखिए, जब गवर्नेंस अच्छा रहता है ना, तो दे डू 2 थिंग्स, 2 चीज़ें वो करते हैं। एक, गलत काम करने से रोकते हैं, और अच्छे कामों को प्रमोट करते हैं। तो इसके अलावा और किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चाहिए भी नहीं होता है। और एक और एस्पेक्ट है, MD एंड CEO बैंक का हेड होता है, लेकिन अगर बोर्ड उस पर भी ओवरसाइट रखती है ना, तो MD एंड CEO कभी भी अपना पावर को मिस यूटिलाइज नहीं कर सकता, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए। बोर्ड अगर जो है वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, तो वो सारे सिस्टम को जो है, तो मैं इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को ही दूंगा कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को फैसिलिटेट किया कि बहुत अच्छा बोर्ड का कॉम्पोजिशन हो। बोर्ड में बहुत अच्छे लर्नेड एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो सही तरीके से समझ सकते हैं और गाइड कर सकते हैं, और बोर्ड ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, जिस वजह से आज बैंक इस पोजीशन में है। जम्मू कश्मीर बैंक का एक तो उसको ये देखना है कि प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है कि प्रॉफिट में रहे, आगे भी प्रॉफिट में रहे, और ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जहाँ पर कि एक डेवलपमेंट बैंक है जम्मू कश्मीर। आपने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट रिलेटेड जो इनिशिएटिव है, तो इसके बीच में बैलेंस जो है वो किस तरीके से मेंटेन किया जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, मैं मानता हूँ कि इसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस होम टेरिटरी को हर तरह से डेवलपमेंट में हेल्प करे, और वो हम करते हैं। वो सिर्फ ऑर्गेनिक वे में ही नहीं, इनऑर्गेनिक वे में भी हर तरीके से करते हैं। जहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ फाइनेंशियली भी करते हैं, जहाँ फाइनेंशियल नहीं दूसरे तरीके से सपोर्ट करना है वो भी करते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एम्प्लॉयज़ का शुरू से ये रहा है कि इस स्टेट या इस टेरिटरी के लोगों के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े, सैक्रिफाइस करना पड़े, करेंगे, और करते आए। तो डेवलपमेंटल रोल जो है इसका बहुत प्राइम है, लेकिन हम डेवलपमेंटल काम तभी कर सकते हैं जब हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस वजह से बैलेंस बनाने के लिए हमने ये सारे जो भी काम हम करते हैं डेवलपमेंटल रोल, उसके साथ साथ हम ऐसे प्रोडक्ट्स को भी
प्रमोट करते हैं यहाँ पे जो प्रॉफिटेबल हो, जिसके अच्छा रिटर्न आता है और आता है। दूसरा जो हमने स्ट्रैटेजी अपनाई है ना, वो हम शायद पता ही होगा, हम 22 स्टेट्स में हमारे ब्रांचेज हैं आउटसाइड। तो उस पोटेंशियल को लिवरेज करने के लिए जो कुछ भी करना है वो हम कर रहे हैं। इस साल हमारा जो बिजनेस का सपोर्ट है, आपको जान के खुशी होगी, ऑलमोस्ट 60-40 का रेशियो है। 60% कंट्रीब्यूशन अगर इस टेरिटरी का है तो 40% कंट्रीब्यूशन रेस्ट ऑफ इंडिया से भी आया है, और हर तरीके से आया है, चाहे डिपॉजिट में हो, चाहे कॉर्पोरेट एडवांसेस में हो, चाहे रिटेल एडवांसेस में हो। एक एस्पेक्ट है जो अभी रेस्ट ऑफ इंडिया में और हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कासा का है। इसके अलावा हम ये मान के चल सकते हैं जो स्ट्रैटेजी हमने अपनाई है, प्रॉफिटेबिलिटी का एक और एडवांटेज है ना, कंपनीज एक्ट के हिसाब से 2% हमको CSR में इन्वेस्ट करना होता है, और जितना प्रॉफिट हम करेंगे उतना हम पैसा कर सके, हाँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। तो इस साल हमारा बजट करीब 45 करोड़ का था। आप सोचिए 45 करोड़ रुपया हम सिर्फ CSR में लगाए हैं, और अभी तक CSR ऑलमोस्ट 100% जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही हुआ है, लद्दाख, इन तीनों जगह पे ही हुआ है। तो ये भी तो एडवांटेज है ना, हम वो कर पा रहे हैं, हेल्थ केयर में सपोर्ट कर पा रहे हैं, एजुकेशन में सपोर्ट कर पा रहे हैं, मतलब जिस जगह में सपोर्ट की ज़रूरत है यहाँ हर जगह पे कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट रहता है। तो इसीलिए प्रॉफिट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर प्रॉफिट में रहेंगे तो तभी बाकी काम जो है वो कर पाएंगे। बिल्कुल जिस तरीके का अभी पिछले 8-10 साल में हमने देखा कि बैंकिंग सिस्टम काफ़ी चेंज हुआ है, खासकर डिजिटल बैंकिंग की वजह से। डिजिटल बैंकिंग, तो इसमें डिजिटल बैंकिंग का क्या कंट्रीब्यूशन रहा कि इसकी बैंकिंग ग्रोथ में, हालांकि सभी बैंक का रहता है। हाँ, देखिए ये एक थोड़ा वीक फैक्टर रहा था हमारे बैंक का। हमने टेक्नोलॉजी को थोड़ा लेट से इंट्रोड्यूस किया था इस बैंक में। रीज़न ऑब्वियस है, पहले ऐसे प्रॉफिट्स नहीं थे कि हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके। अब प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं तो हम इन्वेस्टमेंट्स हमने काफ़ी बढ़ा रखा है IT पे। तो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट जितना हम करेंगे, आप देखिए अल्टीमेटली कोई भी चीज़ आज के डेट में आपके मोबाइल के अंदर समाया हुआ है, तो हम अलग नहीं हो सकते। वी ऑल्सो हैव टू बी द सेम। हमारा जो डिजिटल पेनिट्रेशन है 90% से ऊपर हो चुका है। तो उससे दो फायदे, एक कस्टमर को सुविधा, उनको बैंक नहीं जाना, ब्रांच नहीं जाना, और दूसरा एम्प्लॉयज़ पे जो एडिशनल बर्डन था ना, फिजिकल बर्डन, वो कम हो रहा है। अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से कम हुआ है, क्योंकि हमारे जो रूरल ब्रांचेस है और हमारा 70% से ऊपर ब्रांचेस रूरल एरिया में है, वहाँ पे डिजिटल पेनिट्रेशन बिकॉज ऑफ लोगों को इतना, कस्टमर्स को इतना नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से कम है। शायद इंटरनेट की वजह से भी जी, तो वो कम है, पर इसका प्रोग्रेस बहुत फास्ट है। आप हमारा ऐप अगर कंसिडर करते हैं ना, एमपे डिलाइट जो हमारा ऐप है, मैं चूंकि 2-3 ऐप्स यूज़ करता हूँ, मैं खुद से कह रहा हूँ आपको, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऐप है, बहुत ही खूबसूरत। और हमने फुल टाइम बेसिस पर दूसरे ऐप्स के साथ इसका कंपैरिजन लगा रखा है टीम, कि जहाँ पे भी कुछ इम्प्रूवमेंट होता है हम भी अपने ऐप में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो डिजिटल तो इज़ दी, क्या बोलेंगे, वो फ्यूचर वही है बैंकिंग का आने वाले वक्त। एब्सोल्युटली कोई इसको कोई और फर्दर हाँ, हम कर हर साल हम 300-400 करोड़ रुपए लगा रहे हैं IT पे, IT के लिए। हाँ, तो देखिए हमारा एम ये है, एक तो हमारा बैंक का साइज बहुत बड़ा नहीं है, इस बैंक में हम आसानी से इसको टोटली डिजिटल बैंक बना सकते हैं, और एम यही है। आगे चल के हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड, जैसे कहा, तो एक कंप्लीट बैंक के लिए जो जो चीज़ रहना चाहिए सब है हमारे पास में। अगर हम इसको कंप्लीट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, उसके बाद तो हम नेशनल लेवल पे अच्छे लेवल पे आ जाएंगे, और टारगेट यही है हमारा, एम यही है।
फिर शायद वो ज़्यादा ब्रांचेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत सारा काम जो है वो डिजिटल जो है वो। जी। लेकिन डिजिटल के साथ एक और जो कंसर्न लोगों का जुड़ा है कि साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फ्रॉड जो है वो हो रहे हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? मैं कहूँगा ये साइबर थ्रेट जो है ना, वो अवेयरनेस इशू ज़्यादा है, थ्रेट ये कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जो इसके थ्रू गलत काम करना चाह रहे हैं ना, करते हैं, वो अपने आप को बहुत इक्विप करते हैं, अपने आप को, हाँ, अपने आप को एकदम अपडेटेड रखते हैं, और हमको उसको काउंटर करने के लिए अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तो बैंक लेवल पर हम उस थ्रेट को काफ़ी हद तक रोक लेते हैं। और अगर हम जे.एन.के. बैंक की बात करें तो जे.एन.के. बैंक का रेटिंग टॉप बैंक्स में है कंट्री में साइबर सिक्योरिटी के मामले में। पिछले साल तो जितने अवार्ड से सब हम ही को मिला था कंट्री लेवल पे, IBA का जो अवार्ड होता है ना, वो सारे अवार्ड्स हमको मिला था। तो हमारा साइबर सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है। एक एग्जांपल देते हैं, 22 अप्रैल के बाद जो अटैक्स हुए थे ना वेबसाइट्स पे, गवर्नमेंट के काफ़ी सारे वेबसाइट्स डाउन हो गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमारे इस पे भी बहुत सारे अटैक्स हुए थे, लेकिन एक भी कोई डैमेज नहीं हुआ, एक भी हैकिंग नहीं हो पाया। तो हमारे बैंक का, पर ये कॉम्प्लेसेंसी की बात नहीं है। हम आज बहुत अच्छे हैं, कल हमारे पे भी थ्रेट हो सकता है। लगातार अपग्रेड करना पड़ेगा। हम अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। लेकिन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जागरूकता। कस्टमर्स को समझना पड़ेगा और इस चीज़ से अवेयर होना पड़ेगा कि थ्रेट जो है ना, उन्हीं के थ्रू आता है। कॉम्प्रोमाइज़ होता है आईडी पासवर्ड, अदरवाइज कोई नहीं घुस सकता है ना आपके सिस्टम में, वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आप OTP शेयर, अवेयरनेस की बात आ गई कि आप जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगा तो ये, और प्रॉब्लम ये है ना कि हम डिजिटल चैनल्स को जितना यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी ये समझना मुश्किल होता है कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। अब आपके पास एक मैसेज आएगा कि आप KYC अपडेट कर लीजिए, वो जेन्युइन भी हो सकता है, वो फेक भी हो सकता है। शायद रिसेंटली अभी मैसेज आ रहे थे बहुत सारे लोगों को, शायद मेरे घर में भी आया, तो मैं भी तो पहले मैंने बैंक में जाकर पहले एग्जैक्टली यही करना है, यही करना है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप इमीडिएटली बैंक ब्रांच से कंफर्म कर लीजिए। और बैंक ब्रांच से भी कंफर्म करने के लिए फ़ोन अगर करते हैं ना, तो गूगल से फ़ोन नंबर मत लीजिए, बैंक के इस वेबसाइट से लीजिए जो ओरिजिनल बैंक का वेबसाइट है, अगर फ़ोन नंबर लेना है तो। और अगर जा सकते हैं किसी ब्रांच में तो बेस्ट है, अगर उतनी सीरियस इशू है तो जितना हम अवेयर रहेंगे, जितना खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे ना, उतना ज़्यादा एडवांटेज है इसको अवॉइड करने का। वरना ये ऐसा है ना, ये कभी जाने वाला नहीं है, ये रहेगा। और आज के डेट में सिर्फ बैंकिंग नहीं, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में ये सबसे बड़ा थ्रेट है। जम्मू कश्मीर बैंक का आप क्या आउटलुक देखते हैं आने वाले 2-3 साल में? क्या बैंक की कोई स्ट्रेटजी रहेगी आने वाले दिनों में? और अगर आप देखें तो जो जम्मू कश्मीर बैंक की जो मिडिल रैंक कैटेगरी जो है, उनमें आप बैंक को कहाँ पर देखते हैं, जम्मू कश्मीर बैंक को आने वाले समय में? देखिए, आने वाले सालों में हमारा क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने वाला है। एक मैंने कहा है कि हम डिजिटली टेक्नोलॉजी वाइज अपने आप को इतना इक्विप करेंगे कि किसी भी बैंक से हम कम नहीं रहेंगे। हमारा एक एडवांटेज भी है, हम लेट आए हैं लेकिन हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आए हैं, और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाकियों ने जिस प्राइस पे लिया हम उससे कम में आए, क्योंकि प्राइस गिरता गया है, तो हमारे पे वो एक एडवांटेज है। तो हम टेक्नोलॉजी वाइज अपने बैंक को उस लेवल पर ले जाना चाहते हैं जहाँ पे किसी भी बैंक से हमारा डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो अभी स्ट्रैटेजी है, बिजनेस का शेयर होम टेरिटरी और रेस्ट ऑफ इंडिया से बराबर का होना चाहिए, तो हम उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं रेस्ट ऑफ इंडिया का। इस साल रेस्ट ऑफ इंडिया से हमारा होम लोन और कार लोन का भी जो कंट्रीब्यूशन आया है ना, वो भी डबल डिजिट में है, काफ़ी अच्छा हुआ, जो कि पहले नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, बेसिक जो स्ट्रैटेजी यही है। और जहाँ तक अगर आप नंबर की बात करते हैं, तो हमारा एक इंटरनल टारगेट है कि हम अगले 4-5 सालों में हम अपना टोटल बिजनेस 5 लाख करोड़ का
प्रॉफिट 5,000 करोड़ का वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। 5 साल का टारगेट है, पर मैं आपको बता सकता हूँ उससे पहले हो जाएगा ये। पहले हो जाएगा, टारगेट से पहले हो जाएगा। अमिताभ जी, आपने जम्मू कश्मीर बैंक के स्टेक होल्डर्स जो हैं, हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं, डिपॉजिटर्स जो हैं और हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं जम्मू कश्मीर बैंक के, जिनकी की सारी कंट्रीब्यूशन है इस बैंक को आगे ले जाने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज आपका रहेगा? एम्प्लॉयज़ के लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि दिल लगा करके, बिना डर से, बिना किसी टेंशन के, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में, उसके फेवर में, उसके लिए अपने आप को आज के डेट में पूरी तरह से लगाएं। ये बैंक आज उस लेवल पर है कि थोड़ा सा और अच्छा हम अगर कर लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन, जैसे मान लीजिए हर कोई अपना 50-60% भी अगर अपना दे रहा है, तो अगर वो 100% देने लगेगा ना, तो हम बहुत जल्दी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे। ये मेरा एम्प्लॉयज़ के लिए ये है। डिपॉजिटर्स के लिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आज तक आपने, और ये खास करके जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स के लिए है, आज तक आपने देखा है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक आपको हर लेवल पे हमेशा सपोर्ट किया है, खतरे से डरा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जब सारे एटीएम्स खाली हो गए थे ना, उस टाइम पे रजौरी पुंछ में भी एटीएम में पैसा हमने डाला है। बिल्कुल। हाँ, किसी बैंक ने नहीं डाला, कैसे भी मैनेज करके हमने डाला है। तो और ये मेरे इंस्ट्रक्शंस पे नहीं हुआ है, हमारे एम्प्लॉयज़ का खुद का वॉलंटरी एक्शन है ये, क्योंकि वो इमोशनल एग्जैक्टली वो चाहते हैं कि लोगों को परेशानी नहीं हो। तो ये भावना हमेशा से हमारे लोगों में रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये डिपॉजिटर्स को कि थोड़ा सा इधर उधर का इंटरेस्ट रेट पे दूसरे बैंक्स पे नहीं जाएं। जे.एंड.के बैंक को आपकी ज़रूरत है, आप जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना स्ट्रॉन्ग जे.एंड.के बैंक उभर के निकलेगा, उतना अच्छा प्रॉफिट करेगा, और अल्टीमेटली वो प्रॉफिट कहाँ जाता है? वापस इसी इकोनॉमी में आता है, यहीं के लोगों के फ़ायदे के लिए आता है। तो ये मेरा वो रहेगा, ये रहेगा मैसेज रहेगा यहाँ के कस्टमर्स और डिपॉजिटर्स के लिए, इवन अदर बोरोअर्स के लिए भी। आज अगर कोई बैंक आपको 5 बेसिस पॉइंट कम दे करके, कहीं 10 बेसिस पॉइंट कम दे के आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये समझ के रखिए कि वो वायबल नहीं है। कल को वो फिर बढ़ा देंगे आप, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। जे.एंड.के बैंक पे भरोसा रखिए। हमने अपने आप को बहुत सुधारने की कोशिश की और कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। हम सर्विसेज अच्छा देंगे ही, देते रहेंगे, तो भरोसा रखिए। और स्टेक होल्डर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आपने देखा है कि पीछे 3 साल से बैंक लगातार हर साल इम्प्रूव्ड प्रॉफिट, रिकॉर्ड प्रॉफिट के साथ आ रहा है। आप सिर्फ प्रॉफिट पे मत जाइए, फंडामेंटल सारे पैरामीटर्स को देखिए, सारे पैरामीटर्स पे इम्प्रूव कर रहा है। आज के डेट में कंप्लायंस में भी हमारा बहुत अच्छा पोजीशन है, रेगुलेटरी कंप्लायंस में। तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम पे फेथ रखिए, इन्वेस्टेड रहिए, और जब मौका मिले तो इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाइए। शुक्रिया साहब जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, आपने इसके लिए टाइम निकाला, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर अमिताभ चटर्जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। इसी के साथ हमें इजाज़त दे दी। नमस्कार।